अस्सलाम वालेकुम आदाब। ज़ेड न्यूज़ के नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन का बयान, कहा रवा साल के अवाबिल से फौज में मज़ीद 2,30,000 जवानों को किया गया भर्ती। महकमे इंसाफ का बयान, कहा अमरीकी बहरिया के 2 हाजिर सर्विस अहलकारों को चीन के लिए जासूसी के शूबे में किया गया गिरफ्तार। मुत्तहिदा अरब इमारात के सेंट्रल बैंक ने रियासती बैंकों में जमा दौलत से मुतालिक एदाद शुमार किया जारी। सऊदी अरब ने तेल पैदावार में रज़ाकाराना कमी में मजीद 1 माह की तोसी। सितंबर में रज़ाकाराना कमी के फैसले पर किया जाएगा अमल। मोदी सरने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की सजा पर लगा दी रोक। जब तक मोदी सरने मामला पर अदालत आज़मा का फैसला नहीं आता सामने, राहुल की सजा पर रोक रहेगी बरकरार। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी का दावा, कहा 2024 के लोकसभा इंतखाबात से पहले ही ईवीएम को हैक करने की कोशिशें जारी। अब खबरें तफसील से। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन ने कहा रवा बर्स के अवाबिल में फ़ौज में मज़ीद 2,30,000 जवानों को भर्ती किया गया है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक वज़ीर दिफा सरगई ने गुज़िश्ता बर्स कहा था कि रूसी फ़ौज की तादाद 15 लाख की जाएगी। मॉस्को ने यूक्रेन की जवाबी हमलों को रोकने और मुख्तलिफ इलाकों में कब्जा बरकरार रखने के लिए रवा साल से फ़ौजी भर्ती करने की एक बड़ी मुहिम शुरू कर रखी है। वज़ारत दिफा के मुताबिक साबिक रूसी सदर और वज़ीर दिफा सरगई ने कहा कि 1 जनवरी 3 अगस्त तक 2,30,000 से ज़ायद फौजी भर्ती किए गए। गुज़िश्ता वर्ष सितंबर में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने दूसरे जंग आज़िम के बाद पहली मरतबा यूक्रेन जंग में फ़ौज के कुछ हिस्से को मुतहर्रिक किया था, जिसके बाद हज़ारों अफराद को फ़ौज में शामिल किया गया था। रूस फ़ौज को दोबारा मुतहर्रिक करने के ऐलान करने पर राज़ी नज़र नहीं आता और इसके बजाय उसने अपने शहरियों के दिलों में नरम गोशी पैदा करने के लिए उन्हें माली फ़वाइद देने को कहा। हुकाम ने अपने अहदाफ मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं किए, ताहम मुख्तलिफ अंदाज़ों के मुताबिक मॉस्को मजमूई तौर पर 4 लाख रज़ाकार भर्ती करने की कोशिश कर रहा है। महकमे इंसाफ का कहना है कि अमरीकी बहरिया के 2 हाजिर सर्विस अहलकार को चीन के लिए जासूसी के शोबे में गिरफ्तार किया गया है। फ्रांसीसी खबर रसाई इदारे के मुताबिक दोनों अफराद पर शुबह है कि वो बीजिंग को खुफिया मालूमात बेच रहे थे, जिनमें जंगी जहाज़ों और हथियारों के निज़ाम के साथ साथ दराल सिस्टम के ब्लूप्रिंट्स और एक बड़ी अमरीकी फ़ौजी मशक़ के मंसूबे शामिल थे। FBI के काउंटर इंटेलिजेंस डिवीज़न के सुज़ैन टर्नर ने बताया कि ये गिरफ्तारियां अवामी जमहूरिया चीन के हमारी जमहूरियत को कमज़ोर करने और उसका दिफा करने वालों को धमकी देने की जारहाना कोशिश की याद दहानी है। उन्होंने कहा कि चीन ने हसास फौजी मालूमात को महफूज करने के लिए उन अहलकारों से समझौता किया जो अमरीकी कौमी सलामती को शदीद खतरे में डाल सकती है। Tonight, federal investigators charging 2 U.S. Navy sailors with a shocking betrayal, stealing defense secrets and selling them to China. When a soldier or sailor chooses cash over country and hands over national defense information in an ultimate act of betrayal, we have to be ready to act. In both cases, the sailors were allegedly approached by Chinese spies and offered thousands of dollars in exchange for delivering classified details about naval operations. It's unclear if the cases are connected. The most serious charge of espionage leveled against 22-year-old sailor Jinchao Wei, also known as Patrick Wei, on Wednesday. The unauthorized disclosure of this national defense information could place the national security of the United States and the safety of Wei's fellow U.S. Navy sailors in jeopardy. Prosecutors say Wei, a sailor aboard the USS Essex, sent a Chinese spy details about the defense and weapons capabilities of U.S. Navy ships, as well as information on ship movement. Authorities say Wei was paid at least $5,000 for selling technical manuals, blueprints, photos, and videos. मुत्तहिदा अरब इमारात के सेंट्रल बैंक ने रियासती बैंकों में जमा दौलत से मुतालिक एदाद शुमार जारी कर दिए हैं। अल इमारात अल-यौम के मुताबिक सेंट्रल बैंक का कहना है कि 2023 के माह मई के आखिर में इमाराती बैंकों में जमा रकम 558.06 अरब दिरहम तक पहुंच गई। अप्रैल के आखिर में 550.09 अरब दिरहम थी। 7.07 अरब दिरहम का इजाफा हुआ। सालाना की बुनियाद पर 68 अरब दिरहम का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है।
सेंट्रल बैंक का कहना है कि मुत्तहिदा अरब इमारात की तारीख में इतना ज्यादा सरमाया कभी जमा नहीं हुआ। सेंट्रल बैंक ने बताया कि एक साल के दौरान इमारात में मुकीम गैर मुल्कियों की डिपॉजिट 370 अरब दिरहम तक पहुंच गई। शरह नमो 20.06% हो गई। सेंट्रल बैंक का कहना है कि नकद डिपॉजिट 1 ट्रिलियन दिरहम के हद उबूर कर गई। मई के आखिर में 1.054 ट्रिलियन दिरहम डिपॉजिट थे। ऐसा तारीख में पहली बार हुआ है। इंसानी हुकूक़ की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि सूडान में अप्रैल से शुरू होने वाली जंग के दौरान बड़े पैमाने पर और बदतरीन जंगी जुराइम का इर्तिकाब किया गया है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक जुमरात को एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि जंगी जुराइम में सूडान की फौज और मुखालिफ पैरामिलिट्री फोर्सेस के अहलकार भी मुलविस हैं। बरतानिया में कायम एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक दोनों जनरलों की अफवाज ने जिन जंग जुराइम का इर्तिकाब किया उनमें कम उम्र लड़कियों पर जिनसी तशद्दुद और आम शहरियों का बिला इम्तियाज निशाना बनाना शामिल है। रवा साल अप्रैल के 15 तारीख से सूडान के आर्मी चीफ अब्दुल फतह अल बुरहान स्पोर्ट फोर्सेस के कमांडर हमदान दागलू के अफवाज के दरमियान जंग जारी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि अफवाज के दरमियान इलाके पर कब्जे के लिए जारी जंग में पूरे सूडान में आम शहरी रोजाना की बुनियाद पर नाकाबिल तसव्वुर हौलनाक से गुजर रही है। उनका कहना था कि दोनों अफवाज और उनसे मुंसलिक मसला धरों को फौरी तौर पर आम शहरियों को निशाना बनाने से रोकना जरूरी है और जंग ज़दा इलाकों से निकलने वालों को महफूज रास्ते देने की यकीन दहानी करानी चाहिए। सूडान में फौज ने सन 2019 में बगावत करके तवील अरसे से इक़्तिदार में रहने वाले उमर अल बशीर की हुकूमत का खात्मा किया था। उसके बाद 2 साल के दौरान जमहूरियत की जानिब एक सुस्त रफ्तार पेशरफ्त और अबूरी हुकूमत के क़याम की कोशिशों को जनरल अब्दुल फतह अल बुरहान ने अपने नायब कमांडर हमदान दागलू के साथ मिलकर ख़त्म कर दिया था। अक्टूबर 2021 में अबूरी हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद रवा साल अप्रैल में दोनों जनरलों के अफवाज के धरों के आपस में जंग शुरू हो गई, जिसको रोकने के लिए सऊदी अरब और अमेरिका ने मुतअद्दिद मुश्तरका कोशिशें की और कई बार आर्जी जंगबंदी हुई। Rights group Amnesty International says extensive war crimes are being committed by both sides in the conflict that has been raging in Sudan since April. The Britain-based human rights group said this in the reports that the crimes committed by the warring parties, led by 2 feuding generals, included sexual violence against girls as young as 12 and the indiscriminate targeting of civilians. These past 3 months have been really devastating for civilians in Sudan. The situation continues to worsen. As you might have seen, nearly 3 million people have already are internally displaced, and more than 800 people crossed into neighboring countries and are living in dire humanitarian conditions, including many of them whom we have met in Eastern Chad when we were doing this research. Since April 15, Army Chief Abdel Fattah al-Burhan has been locked in a war with his former deputy, the paramilitary Rapid Support Forces commander, Mohammed Hamdan Daglo. The first people entities or parties we are addressing is really the SAF and the RSF, to say that we have to protect civilians and stop violations or attacks that are deliberate and indiscriminate and that cause great harm, including death. We have to ensure that the rape and the sexual violence also comes to an end, and where this has occurred, that we should have some kind of credible investigations to ensure that those who are responsible amongst the ranks actually brought to book. The fighting, concentrated in Khartoum and the western region of Darfur, has killed more than 3,900 people and displaced more than 3.3 million, according to the UN. सऊदी शहरी अली मुबारक अशमरी ने रिटायरमेंट के बाद दारुल हुकूमत रियाज में थाई रेस्टोरेंट खोल लिया। अल अरबिया चैनल से गुफ्तगू में अशमरी ने कहा उन्होंने मुलाजमत का आगाज़ 1260 रियाल तनख्वाह पर किया था और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ओहदे पर पहुंचकर रिटायर हो गए। अशमरी ने बताया कि उन्हें सानवी स्कूल का सर्टिफिकेट पहली पोजीशन के साथ हासिल किया, फिर इमाम मोहम्मद बिन सऊद इस्लामी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, एक कंपनी में मुलाजमत की। इसके बाद किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुलाजमत मिल गई। सुबह के वक्त यूनिवर्सिटी जाता था और ज़ोर बाद ड्यूटी देता था। तालीम मुकम्मल करते हुए मुख्तलिफ ओहदों पर तरक्की करता गया। रियाज की एक कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक बन गया। अशमरी ने कहा पहली तनख्वाह 1260 रियाल पर मिली थी और आखिरी तनख्वाह 50,000 रियाल तक थी। अशमरी ने बताया उन्हें थाई पकवान पसंद है, खाना ही नहीं पकाना भी अच्छा लगता है।
इसी शौक ने उन्हें रियाद में थाई रेस्टोरेंट खोलने पर आमादा किया। मेरे बेटे रेस्टोरेंट में मेरे साथ काम करते हैं और इंजीनियरिंग और मेडिकल के स्टूडेंट भी हैं। सऊदी अरब ने तेल पैदावार में रज़ाकाराना कमी में मजीद 1 माह की तौसीह कर दी। सितंबर में भी रज़ाकाराना कमी के फैसले पर अमल किया जाएगा। अरब मीडिया के मुताबिक वजारत तवानाई के अहदेदार ने कहा कि सऊदी अरब सितंबर में भी तेल पैदावार में रज़ाकाराना कमी जारी रखेगा। रज़ाकाराना कमी के फैसले पर अमल दरामद जुलाई में शुरू हुआ था। वजारत तवानाई के अहदेदारों का कहना है कि रज़ाकाराना कमी में तौसीह की सूरत में सितंबर 2023 के दौरान सऊदी अरब में यौमिया तकरीबन 90 लाख बैरल पेट्रोल निकालेगा। वजारत तवानाई के अहदेदारों का मज़ीद कहना है कि ममलिकत ने अप्रैल 2023 के दौरान तेल पैदावार में जिस रज़ाकाराना कमी का ऐलान किया था, इसका सिलसिला दिसंबर 2024 के आखिर तक जारी रहेगा। कमी में तौसीह इससे अलग है। वजारत तवानाई के अहदेदार का कहना है कि तेल पैदावार में रज़ाकाराना तौर पर इजाफी कमी का फैसला तेल मंडी में तवाज़ुन व इस्तेहकाम जारी रखने से मुतालिक ओपेक प्लस के एहतियाती तदाबीर की मदद के तौर पर किया गया। दूसरी जानिब रूसी नायब वज़ीर आज़म अलेक्जेंडर ने कहा कि रूस ने सितंबर के दौरान तेल बरामदात में रज़ाकाराना कमी में तौसीह का फैसला कर लिया है। यौमिया 3 लाख बैरल तेल कम बरामद किया जाएगा। मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लगा दी है। जब तक मोदी सरनेम मामला पर अदालत आज़मा का फैसला सामने नहीं आ जाता, राहुल की सज़ा पर रोक बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया के लीडरान पर जोश दिखाई दे रहे हैं और इसे जमहूरियत की जीत करार दे रहे हैं। आइए जानते हैं इंडिया में शामिल पार्टियों के लीडरान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या कुछ कहा। सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सच्चाई की ही जीत होती है। हम इज्जत माप सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को राहत देने के फैसले का खैर मकदम करते हैं। इंसाफ मिल गया है, जमहूरियत जीत गई, आइन का राज बरकरार है। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी की साजिश का पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया। उनके लिए वक्त आ गया है कि अपोजिशन रहनुमाओं को अपनी बदनीयत से निशाना बनाना बंद करे। अब वक्त आ गया है कि वह आवाम की तरफ से दिए गए मैंडेट का एहतराम करे और मुल्क पर बेहतर अंदाज में हुकूमत करना शुरू कर दे, जिसमें वो गुज़िश्ता 10 सालों से बुरी तरह से नाकाम है। वहीं जयराम रमेश ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सच्चाई और इंसाफ की तस्दीक करने वाला है। बीजेपी की पूरी मशीनरी के मुस्तकबिल की कोशिशों के बावजूद राहुल गांधी ने शिकस्त न मानी, झुकने या दबने से इनकार करते हुए अदालती अमल में अपना एतमाद जाहिर किया। ये बीजेपी और उनके गुलामों के लिए एक सबक है। आप भले ही सबसे घटिया हरकत कर सकते हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हम एक हुकूमत और एक पार्टी की शक्ल में आपकी नाकामियों को सामने लाना और उन्हें जाहिर करना जारी रखेंगे। हम अपने आईनी उसूलों को कायम रखेंगे और अपने इदारों में यकीन बनाए रखेंगे जिन्हें आप पूरी तरह से तबाह करना चाहते हैं। वहीं रणदीप सुरजेवाला ने कहा, मुबारक हो इंडिया, आज इंसाफ की चौखट पर सच्चाई की ताकत से करोड़ों मुल्की बाशिंदों के हौसलों और उम्मीदों की जीत हुई। डरपोक तानाशाह की लाख कोशिशों और साजिशों के बावजूद मुल्क की जमहूरियत और आइन के सच्चे रखवाले की जीत हुई। बीजेपी की झूठ, लूट, नफरत और बंटवारे की सियासत के खिलाफ लगातार मुल्क की आवाज़ बनकर गूंजने वाले राहुल गांधी जी अब फिर से पार्लियामेंट में भी सच को बुलंद करेंगे। जो ये सोचते थे कि राहुल जी की पार्लिमानी रुकनीत छीन कर वो खुद पार्लियामेंट से भागकर मुल्क की आवाज़ दबा देंगे, उनके लिए एक बड़ा सबक है। अंधेरा लाख गहरा हो, सूरज की रोशनी रोका नहीं जा सकता। हर तारीकी से लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। आज बड़ा खुशी का दिन हमको लगा कि डेमोक्रेसी की जीत हो गई, संविधान की जीत हो गई। सत्य में वो जयते जो हमारा नेशनल सिंबल के नीचे लिखा हुआ रहता है, वो उसका जीत आज हुआ है। इसलिए हम सारे लोग खुश हैं, शायद आप भी खुश होंगे, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि हमारी बातें कभी नेगेटिव में ही जाते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव भी रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके तहत, और मैं तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत करता हूं। अभी संविधान जिंदा है, बाकी है और न्याय मिल सकता है, ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। संविधान, लोकतंत्र और भारत के आम लोगों की ये जीत हो गई है। सिर्फ राहुल गांधी जी का जीत नहीं है, सारे भारत
कि जनता की जीत है और डेमोक्रेसी की जीत है और संविधान के उसूलों की जीत है। इसीलिए एक बहुत बड़ा फायदा देश के लोगों को हुआ है। जो एक व्यक्ति लड़ता है सच्चाई के लिए, देश के हित के लिए और देश को मजबूती लाने के लिए, देश के युवाओं के लिए, देश में जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के खिलाफ जो व्यक्ति लड़ते और लोगों को जागृत करते करते कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर से भी ज़्यादा चल के गरीबों से मिले, बच्चों से मिले, डॉक्टर, इंजीनियर, सभी लोगों से मिले। और आज मैं समझता हूँ उन सब की दुआएं हमारे साथ है, इसीलिए ये लोगों का जीत है, मैं ये कह सकता हूँ। और ये तो लोकतंत्र की जीत गूंजेगी और राहुल गांधी जी को हटाने में, डिस्क्वालीफाई करने में सिर्फ 24 घंटे में सब कुछ हुआ। अब देखेंगे अब कितने घंटे में उनको रीइंस्टेट करते हैं, क्योंकि डिस्क्वालीफाई करने के लिए तो उनको टाइम ही नहीं आया। जजमेंट गुजरात, ये तो दिल्ली का जजमेंट है, बहुत आस्था नज़दीक है बहुत ही। अब गुजरात से आने आया जो ये था, उसको उन्होंने 24 घंटे लगा के उसमें सब डिस्क्वालीफाई करे, बाकी सारी चीज़ें करे, बाहर निकाले, सब कुछ हुआ। लेकिन दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट और हमारा जो पार्लियामेंट है, हार्डली ये सिर्फ किलोमीटरों पे है, तो वो तो 1500 से 600 किलोमीटर था। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि शायद रात में वो रीइंस्टेट करते हैं, क्या अभी करते हैं, कितना वक्त लेते हैं, हमको अब देखना चाहिए। हम देखेंगे और इंतज़ार करेंगे। अब इतना बड़ा इंतज़ार किए तो ये जो बाकी उनके ऑर्डर का भी हम इंतज़ार करेंगे। और ये मोदी सरकार को और बीजेपी लोगों को थोड़ा, अरे भाई हम क्या गलती किए, ये करना नहीं था, ऐसा तो थोड़ा लगा होगा। चाहे वो मन में ही बोलते होंगे या बाहर बोलने को थोड़ा कष्ट होता होगा, लेकिन मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आगे हमारा लड़ाई जारी रहने वाला है। तो इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि ये लोगों की जीत है, वोटरों की जीत है और वायनाड के नागरिकों की और वोटर की ये जीत है। वहाँ के लोग भी बड़े खुश हैं और वायनाड के लोग जीत से अब सब जगह ये अपनी जीत मना रहे हैं। तो मैं ज़्यादा न बोलते हुए बाकी के डिटेल में सिंघवी साहब बोलेंगे और चौधरी साहब भी बोलेंगे और राहुल गांधी जी भी एक दो शब्द कहेंगे। तो इतना कह के मैं आपको यही कहूँगा कि आप भी हमारे साथ कभी कभी खड़े होते हैं, इसीलिए आप सबको भी नमस्कार और दो शब्द कहने के लिए मैं उनसे शुक्रिया खड़गे जी। मैं राहुल जी से गुजारिश करूंगा, क्योंकि वो हमारे बीच में मौजूद हैं, वो कुछ शब्द आपके सामने रखें। राहुल जी के बाद सिंघवी साहब और अधीर रंजन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। थैंक यू खारगे जी, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की
और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने जुमरात को दावा किया कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात से पहले ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को हैक करने की कोशिशें जारी है। उन्होंने मीडिया से कहा कि वो ईवीएम को हैक करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। यह अमल शुरू हो चुका है। हमें इस सिलसिले में कुछ सबूत मिले हैं। मज़ीद सबूत हासिल करने की हमारी कोशिशें जारी हैं। इस मसले पर अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया के आइंदा इजलास के दौरान तफसीली बहस की जाएगी। तृणमूल कांग्रेस के सरबराह ने कहा, इन तमाम साजिशों के बावजूद अपोजिशन इत्तेहाद 2024 के लोकसभा इंतखाबात में जीत के साथ उभरेगा। उन्होंने कहा कि नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस NDA अब मकबूल नहीं है रहा। इंडिया अपोजिशन का नया इत्तेहाद है जिसकी मुल्क के कोने कोने में मौजूदगी है। 2024 के लोकसभा इंतखाबात के बाद अब इंडिया नई दिल्ली नई हुकूमत बनाएगा। मगरबी बंगाल की बीजेपी क़यादत ने ममता के इस बयान का मजाक उड़ाया। ईवीएम हैकिंग का इम्कान है। सीनियर रियासती बीजेपी लीडर राहुल सिन्हा ने कहा, तृणमूल कांग्रेस लीडर किसी भी इलेक्शन से पहले इस तरह की झूठे खदशात पैदा करती है और अगर नतीजे उनके पार्टी के हक में आते हैं तो खामोश हो जाते हैं। सिन्हा ने कहा, उन्होंने 2021 के मगरबी बंगाल के असेंबली इंतखाबात से पहले भी यही इंतबाह दिया था, तब बाद में वो अपनी पार्टी के इंतखाबात जीतने के बाद खामोश हो गए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में नई दिल्ली में दोबारा इक़्तिदार में आएगा। ইলেকশন ইলেকট্রনিক মেশিন হ্যাক করার নানা রকম ব্যবস্থা করছে। আমাদের কাছেও কথাবার্তা এসছে, আমরাও এভিডেন্স কিছু পেয়েছি, কিছু খুঁজছি এবং সেটা ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্স যে আছে তাদের মিটিংয়ে আলোচনা হবে। আগে মিটিংয়ের ডেটটা ফাইনালি জানাক, তারপরে আমরা এটা মিটিংয়ে আলোচনা করব। দিদি, আপনি কালকে বললেন যে হিংসা ছড়িয়ে নির্বাচনের জেতার বিষয়টা, তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি সেরকম ধরনের কিছু প্ল্যানিং চলছে নাকি এবারের 2024 কে সামনে রেখে? সে তো চিরকালই বিজেপির অভিধান। ওদের অভিধানটা সংবিধান নয়, ওদের অভিধানটা হচ্ছে সন্ত্রাসের অভিধান। নতুন শব্দ কায়েম করেছে। এমনকি মাঝে মাঝে আমাদের লজ্জা লাগে, অন্য ধর্মকে তো ছেড়ে দিন, দলিতদের ওপর অত্যাচার, ট্রাইবেলদের ওপর অত্যাচার, সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার। কখনো একটা রিপোর্টারকে ডেকে জিজ্ঞেস করছে, তুমি হিন্দু না মুসলমান, তুমি শিখ না খ্রিস্টান, এসব চলে। তার মধ্যে থেকে ওরা মনে করে হিংসা ছাড়া কোনো গতি নেই। ওরা হিংসার আশ্রয় নেবে আর সব কিছুকে গেরুয়া বানিয়ে দেবে। আরে ভাই, কালার হিসেবে গেরুয়া কালার আমরা অপছন্দ করি তা নয়। আমার খুব আশ্চর্য লাগলো, আমি গতকাল আসছিলাম আলিপুরের ডিজি হেডকোয়ার্টার যেটা আছে, ডিজি অফিস ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের হেডকোয়ার্টার, তার অপোজিটে একটা পেট্রোল পাম্প আছে। আমি দেখছি দুজন কাঠ ঝুলছে এবং গেরুয়া ড্রেস পরে দাঁড়িয়ে আছে দুটি মেয়ে। আমি আমার গাড়িতে একজন ছিল পুলিশে, তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এই তোমরা পুলিশে আবার কবে গেরুয়া ড্রেস চালু করলে? বলছে পুলিশের নয়, সব পেট্রোল পাম্পে ইনস্ট্রাকশন গেছে, সব যারা কাজ করবে সব গেরুয়া পরবে। যত মেট্রো স্টেশন আপনারা দেখে নিন, এইখানে যেটা বাইপাসে মেট্রো স্টেশন দেখুন, আধা গেরুয়া করে দিয়েছে এবং 36টা স্টেশন মডার্নাইজেশনের নামে, এগুলো আমার আমলে সব করা আছে, বাকি কিছু নেই, শুধু গেরুয়া করার প্ল্যান, নাথিং এলস। সারা দেশটা যদি গেরুয়া হয়ে যায় তাহলে অন্য কালারগুলো কোথাও যাবে? আর গেরুয়া কালারটা পবিত্র কালার, আমরা ঠাকুর দেবতাকে ত্যাগের প্রতীক। এটাকে নিয়ে ওরা যদি অত্যাচারের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করে, সেটা মানুষ গ্রহণ করবে না। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन का बयान, कहा रवा साल के अवाबिल से फौज में मजीद 2,30,000 जवानों को किया गया भर्ती। महकमे इंसाफ का बयान, कहा अमरीकी बहरिया के 2 हाजिर सर्विस अहलकारों को चीन के लिए जासूसी के शूबे में किया गया गिरफ्तार। मुत्तहिदा अरब इमारात के सेंट्रल बैंक ने रियासती बैंकों में जमा दौलत से मुतालिक एदाद शुमार किया जारी। सऊदी अरब ने तेल पैदावार में रज़ाकाराना कमी में मजीद 1 माह की तोसी। सितंबर में रज़ाकाराना कमी के फैसले पर किया जाएगा अमल। मोदी सरने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की सज़ा पर लगा दी रोक। जब तक मोदी सरने मामला पर अदालत आज़मा का फैसला नहीं आता सामने, राहुल की सज़ा पर रोक रहेगी बरकरार।
मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी का दावा, कहा 2024 के लोकसभा इंतखाबात से पहले ही ईवीएम को हैक करने की कोशिशें जारी। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827